नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश में, दुनिया में, प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी कोरोना की समस्या गंभीर बनती जा रही है। दिल्ली सीमा सील कर दी गई है। दिल्ली से ना कोई आ सकता है, ना दिल्ली कोई जा सकता है। तो इन समस्याओं को देखते हुए प्रशासन, सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। वो कदम कितने काफी हैं कोरोना की समस्या से निपटने के लिए, या फिर नाकाफी हैं? तमाम बातों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ पर। धन्यवाद जनाब, जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन हुआ है, एकदम से हर किसी की दिनचर्या बदल गई है, चाहे नेता है, आम है, खास है। आपकी दिनचर्या की अगर बात करें, शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ बदलाव आपकी दिनचर्या में आया है लॉकडाउन की वजह से? पूरे का पूरा बदलाव आया है। पहले सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलते थे, रात को 8 बजे बढ़ते थे जी। पूरा दिन पब्लिक के बीच में रहना। और कभी मेरे को याद ही नहीं कि कभी मैं घर पे पूरा दिन रहा हूं। अब इस कोरोना के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर 1 महीना घर पे रह गया मैं। ये मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक बात है जी। और अब धीरे धीरे आदत भी पड़ गई। शुरू में तो 5-4 दिन बड़ी मतलब शटपटाहट भी होती थी। फिर थोड़ा थोड़ा जाना भी पड़ता है, लोगों की बात भी सुननी पड़ती है। फिर लोगों ने जब समस्याएं खड़ी हुई तो लोगों ने टेलीफोन पे इतना बिजी कर दिया कि यहीं बैठे बैठे ऐसे लगता था कि पब्लिक के संबंध में ही है। बिल्कुल। पूरा दिन टेलीफोन, व्हाट्सएप मैसेज, कभी उस अफसर को फोन कर, कभी उसको फोन कर। क्योंकि जो ये कोरोना चलता है, लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे हर तरह के प्रशासन में लोग हैं। और शुरू में जैसे सख्ती करी, बिल्कुल, किसी का फोन आ गया, जी मेरी मोटरसाइकिल वैसे पकड़ लीजिए। असंध में तो ऐसी मतलब शुरू में मैं क्या कहूँ, पता नहीं गुंडागर्दी लफ्ज कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना बद इंतजामी थी शुरू में कि एसडीएम ने खुद एक पत्रकार को, जो अखबारें बांटने वाला, पत्रकार भी नहीं कह सकते, हॉकर जो है, उनको पीट दिया खुद अपने हाथ से सुबह 6 बजे जी। एक बहुत ही गरीब आदमी मर्दान खेड़ा गांव से असंध आ रहा था अपनी बीवी को लेके। उसकी बीवी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस वालों ने उसको डंडे मारे बिना रोक के। तो वो डंडे उस औरत को लग गए क्योंकि वो पीछे बैठी थी। और वो इतने डर गए कि उस डर में उसका मिसकैरेज हो गया। तो ये सारी बातें रोज की रोज मतलब एक परेशानी दिमाग में खड़ी होगी कि लोग परेशान हैं और हम यहाँ हैं। उसके बाद फिर मैंने एक दिन असंध गया और प्रशासन की जो बात थी उनसे बात भी करी, डीसी से बात करी, लेकिन धीरे धीरे फिर कंट्रोल हुआ। बिल्कुल। कोरोना लॉकडाउन जब से हुआ है तो समस्याएं जरूर लोगों के सामने और ज्यादा आ गई हैं, सामाजिक तौर पर या फिर जो रहन सहन की बात है उसमें भी दिक्कतें आई हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो कोरोना के लिए लॉकडाउन किया गया, ये समस्या इतनी गंभीर थी, पूरे विश्व में फैल चुकी थी। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन लगाने में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू फिर लगाया गया था, अब दूसरा लगाया गया, क्या देरी की है या फिर सही समय पर यह फैसला लिया गया? देखो, ये कोरोना के टाइम में मैं राजनीति तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस महामारी के टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, अगर मैं सच ना बोलूं तो वो भी देशद्रोह है जी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक एजेंडे के तहत लॉकडाउन लेट किया गया। पहले एजेंडा दिल्ली का इलेक्शन था, कोई बात नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं था उस टाइम, दूसरी तरह के वायरस घूम रहे थे। वो खत्म हुआ तो इन्होंने ट्रंप साहब को बुला लिया। उस टाइम कोरोना पूरे जोर पे था। बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पे WHO की गाइडलाइन भी आ चुकी थी जी। इसके बावजूद भी ट्रंप के साथ जो कोई लोग आए या कोई आया, किसी को चेक नहीं किया गया। और इसी वजह से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे वो बंद नहीं किए गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार गिराना कमलनाथ की और बीजेपी की सरकार बनाना इनका एजेंडा था। उसकी वजह से कम 10 दिन लेट कर दिया लॉकडाउन। जब लॉकडाउन किया तो मेरे ऐसा मानना है, जो हालात से मैं सीखा हूं, जो मैंने देखा है
कि बिना मुख्यमंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। स्टेटों में कोई तैयारी नहीं थी। यही कारण था कि शुरू के जो 8-10 दिन थे वो प्रशासन बहुत परेशान था, पजल था, और उसी में जो जातियां हुई है पब्लिक के साथ, आप कोरोना का लॉकडाउन करो, क्या कह के कर रहे हो, देश हित में लोगों की जान बचाने के लिए, और उनको डंडे मार रहे हो, आप उनके चालान कर रहे हो। करोड़ों रुपये के लोगों के ऊपर, जो गरीब आदमी जिनके काम धंधे बंद हो गए, उनके मोटरसाइकिलों कारों के चालान कर दिए। भाई आप पब्लिक तक आवाज तो पहुंचाओ, मैसेज तो पहुंचाओ, लॉकडाउन आए एक हफ्ता पहले प्रचार क्यों नहीं किया? ऐसी क्या इमरजेंसी थी, क्या ऐसी कोई सीक्रेट बात थी, कोई जो देश हित के खिलाफ बात थोड़ी थी जो छुपा के रखनी थी। ना कोई आतंकवादी घुस रहे थे, कोरोना तो इंटरनेशनल लेवल पे घुस चुका था और देश में आ चुका था, लेकिन जानबूझ के एक एजेंडे के तहत। और फिर यहां भी दो तरह की बातें। लॉकडाउन शुरू हो गया तो लॉकडाउन में किसको आप मुजरिम समझते हो, किसको आप हीरो समझते हो, फिर वो राजनीति चल गई। 25 तारीख को रात को 12 बजे, 24 और 25 तारीख की रात में लॉकडाउन शुरू होता है, और सुबह 5 बजे 6 बजे यूपी के मुख्यमंत्री अयोध्या जाके लॉकडाउन तोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद येदियुरप्पा जी बहुत बड़ी शादी में घूमते, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं। 23 मतलब तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज जी ओथ लेते हैं, उसके बाद 3 दिन की सेशन बुलाते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन है और इसकी पालना के जो आदेश दिए गए हैं वो सिर्फ आम आदमी के लिए है, वीआईपी के लिए, नेताओं के लिए नहीं है? सिलेक्टिव है ये। उसके बाद इन्होंने इसको ऐसा वायरस फैलाया, इसको पूरे का पूरा धार्मिक शेप देके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें भी वो ये मैसेज देती है कि इन लोगों की वजह से ये फैला, जबकि परमात्मा ने तो कोरोना मेरे हिसाब से इसलिए भेजा था कि ये जो हिंदू मुस्लिम जात पात इसके ऊपर बंटवारा करते हैं ना, इनके लिए एक मैसेज था कि जैसे सूर्य अपनी रोशनी देते समय जात पात धर्म नहीं देखता, ये कोरोना भी कोई धर्म नहीं देखेगा। तुम भी सब अपने मन में सफाई कर लो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो, ये जैसे प्रदूषण ठीक करे। लेकिन हमारे जो मौके के शासक हैं उनके मन में इतनी मैल है कि उन्होंने इस कोरोना का भी, इस सेकंड वायरस फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वायरस फैला है और जानबूझ के फैलाया गया है। चलिए इस पे जरूर बात करेंगे, लोकल थोड़ी सी बात कर लें। जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन के बाद प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए, सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? एक जो सबसे बड़ी समस्या आई जैसे ही लॉकडाउन लगा, मजदूरों का पलायन शुरू हो गया, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और उनको अलग अलग जगहों पर ठहराया गया, फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई। जो ये व्यवस्थाएं की गई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, इनको आप किस तरीके से देखते हैं और ये क्या काफी थी? नहीं देखो, प्रशासन ने जहां तक अगर मेहनत की बात लगाओ तो प्रशासन मेहनत कर रहा है, गलतियां भी हुई हैं। हमारे अगर संघ क्षेत्र को देखा जाए तो मैं उसको पूरा मतलब 100 में से 10 नंबर नहीं देता। ये जो डीसी की इंटरफेरेंस के बाद वहां कुछ सुधार हुआ है, इसके बावजूद भी वहां पे लॉकडाउन को तोड़ने वाले जो सबसे बड़े आदमी थे वो भी सत्ता पक्ष के थे, और जो मौके के अफसर थे, जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो थे, वो अपने बच्चों को साथ लेके घूमते थे। तो लॉकडाउन तो उन्होंने तोड़े। जो बाकी का इंतजाम हुआ, जैसे लोग आए बाहर से, उनका इंतजाम हुआ, उनको खाना खिलाने वाले ये, सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं कराया। जो निजी ये संस्थाएं थी, जो एनजीओ लगा लो या धार्मिक संस्थाएं लगा लो, उन्होंने बहुत लंगर छकाया। सबसे ज्यादा
अगर किसी ने करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में कर रहा हूं, अगर इस बार कोई संस्था सामने आई है तो वो राधा स्वामी सत्संग है ब्यास। उन्होंने हर जगह लंगर की कोई कमी नहीं छूटी। 805 आदमी करनाल जिले के 5 राधा स्वामी सत्संग सेंटरों में ठहरे हुए थे और करीब 1-1.25 महीना तक उनकी सेवा हुई है। परसों वो अपने घर गए हैं, अभी भी 40-50 आदमी कल तक थे। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कम कदम उठाए गए और सरकार की तरफ से इतनी मदद संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने काफी कदम उठाए हैं। कैसे ऐसे कदम हो सकते थे, कौन से वो कदम हो सकते थे जो आपको लगता है कि सरकार को इस कोरोना लॉकडाउन के चलते उठा देने चाहिए थे, जिससे मजदूरों को भी समस्या ना होती, आमजन को भी समस्या ना होती और ये समस्या इतनी फैलती भी नहीं? मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने पहले कहा भाई अगर पहले से लोगों को आगाह कर दिया जाता कि ये लॉकडाउन होना है, जिसको घर जाना था वो घर चला जाता, जिसको अपनी फैक्ट्रियां बंद करके लोगों को पैसे देने थे पैसे देते, वो ट्रेन चलती रहती। जब ट्रेनें चल रही थी जब तो लोगों को जाने नहीं दिया, बताया नहीं, और जब एकदम बंद किया सब कुछ तो फिर लोग सड़कों पे आ गए। हजार आज भी मैं टीवी देख रहा था कि सूरत के अंदर बहुत बड़ी तोड़फोड़ हुई है, हैदराबाद में भी तोड़फोड़ हुई। भाई आप कोरोना से मरो, उससे खतरनाक है कि आप भूख से मरो। तो ऐसा देश हित में अगर काम है तो उनकी जिंदगी, जो गरीब आदमी है उसकी क्यों नहीं? सबसे पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें जो कमी आई है वो यही है कि लोगों, सरकार को भी टाइम नहीं मिला उसकी तैयारी करने का, और बहुत सारी संस्थाएं जिनको राजनीतिक तौर पे बंद कर दिया गया। यहाँ करनाल में तो सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करके आरएसएस के लोगों को समझ दिया गया राशन बांटो। जो निर्मल कुटिया, डेरा कार सेवा, ये लोग जो लंगर छका रहे थे उनको बंद कर दिया, और मैं उसका कारण समझता हूँ। वो तो धार्मिक संस्थाएं वो सबकी साझली, तो फोटो फाटो खिंचाने का जो धंधा शुरू हुआ उसको देख के ये इनसे सहन नहीं हुआ। इन्होंने फिर एक सेंटर बढ़ा दिया, भाई जिसको भी राशन जाएगा, सरकार राशन नहीं बांट रही है, आरएसएस वालों को बताती है, वो जाके आगे राशन दे के आते हैं। तो ये मतलब साथ में अपना एजेंडा भी जो है उसको लागू किए हुए हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं ने जो फोटो खिंचा ली उससे हो सकता है दिक्कत आई हो। मैं वरुण चौधरी मुलाने से विधायक, उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोरोना को लेकर प्रशासन कोई मीटिंग करता है या कुछ भी फैसला लेता है तो विपक्ष के जो विधायक हैं उनको बताया नहीं जाता या कुछ भी उनसे जो है सलाह मशवरा भी नहीं लिया जाता। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? बताना तो दूर की बात है, बात सुनता भी कोई नहीं। कोशिश करने पे टेलीफोन पे बात भी नहीं होती, जैसे डीसी से बात करना इतना मुश्किल है। मेरी पूरे कोरोना के बीच में 2 बार बात हुई। एक बार पहले बहुत मुश्किल से बड़े मैसेज डाले, मैंने मेल भी डाली कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपका सिस्टम है, उसकी एक मेल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, हम भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल, आप उसकी जानकारी हमारे को भी होनी चाहिए। लोग पूछे तो हम ही बता देंगे, फलाने आदमी से पास बनवा लो, फलानी जगह जाओ, और उसमें लोग परेशान भी नहीं होंगे। लेकिन एक मेल भी नहीं भेजते वो, और बीजेपी के एमसी और छोटे छोटे वर्कर, उनके एमएलए एमपी तक आके उनसे तो मीटिंग करते हैं। यहाँ तो भेदभाव है। वैसे तो हम मतलब सब लोग कहते हैं कि हम सहयोग में हैं, लेकिन मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और अब आपके चैनल्स के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हम देश हित में देश के साथ हैं। हमने जो कोरोना महामारी के अंदर जो समर्थन किया है वो आरएसएस और बीजेपी की सरकार का समर्थन नहीं किया है, देश का समर्थन किया है। ये देश की लड़ाई, इसको मैं सरकार की लड़ाई नहीं समझता। बिल्कुल, सरकार तो मंगतों की तरह काम कर रही है। लोग तो सोचते हैं कि मुसीबत आएगी सरकार हमारी मदद करे, और ये उल्टा काम कर रहे हैं। एक एक चीज मांग रहे हैं। सरकार तो मतलब किसी भी तरह से अभी तक मेरे को नहीं लगता कि सरकार ने कुछ भी किया है। पीपी किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, कोई साधन नहीं है। मेरे असंध में सीएचसी में आइसोलेशन वार्ड तक नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। बिल्कुल, आप पीपी किट की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि
टेस्टिंग जो की जा रही है वो कम की जा रही है, इसी वजह से जो अब तक आंकड़े आए हैं वो कम आए हैं। एक तो ये सवाल होगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टेस्टिंग जो सैंपल लिए गए हैं वो कम लिए गए हैं, टेस्ट कम किए गए हैं? दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हरियाणा की स्थिति ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत बेहतर है। 100 से भी कम एक्टिव केस है, हालांकि आंकड़े बहुत है लेकिन एक्टिव केस 100 से भी कम है। तो इन दोनों पे आप क्या सोचते हैं? क्या सैंपलिंग कम हुई है, टेस्टिंग कम हुई है, और हरियाणा की स्थिति क्या आपको बेहतर नहीं लगती? ये देखो, टेस्टिंग तो कम हुई है, टेस्टिंग ज्यादा होगी तो एकदम से हमारे को पता भी लगेगा और उतनी तैयारी हम कर पाएंगे। जहां तक हालात की बात है जी, तो हालात मेरे ख्याल में हरियाणा जो ऊपर के 1 2 3 स्टेट हैं पूरे देश में, उनमें से एक है। और हरियाणा में ये फैलेगा भी नहीं, ये तो दिल्ली के पड़ोस पड़ोस में ही है बस। इधर ज्यादा इसके मेरे को चांस भी नहीं लगते। अगर ये गेहूं की फसल जो उठ रही है, जो लेबर, जो किसान उसमें आज के दिन दुखी है और उस धूल धप्पे में से जो बाहर निकल गया, अगर उनको कोरोना नहीं होगा तो किसी को होगा ही नहीं। अगर होना होगा तो वहीं पे हो लेगा भी है। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ मेरे को लगता नहीं हो, क्योंकि यहाँ के तो मेहनती लोग हैं। ये कोई देश इन मतलब ये दफ्तर में बैठ के जो मास्क लगा के और ये दस्ताने पहन के दूर दूर से बात करते हैं ना अफसर, इनकी वजह से ये बचाव नहीं हो रहा है। ये लोगों की अपनी इच्छा शक्ति इतनी है कि उन्होंने अपनी फसल भी काट दी, लोगों के लिए अनाज भी तैयार कर दिया। अब देख लेना, परमात्मा उनका साथ देगा, उनको कोरोना भी नहीं होगा। बिल्कुल, आपने किसानों की फसल की बात की है। किसानों को लेकर, फसल की खरीद को लेकर काफी लंबा बवाल रहा और किसानों ने लगातार शिकायत की कि हमारी जो अनाज है, फसल है, वो खरीदा नहीं जा रहा। सरसों की फसल की भी बात करें, आपके असंध में किस तरीके की स्थिति रही? क्या वहां पर अनाज मंडी में व्यवस्थाएं ठीक हैं और खरीद किस तरीके से चल रही है? देखो, इस पे मैंने बहुत बार बात की और सुझाव भी दिए। मेरे हिसाब से सरकार की नीयत और नीति किसान के प्रति दोनों खराब है। मैंने ये भी डिमांड की थी कि किसान और किसान की जो खेती और मजदूर है जो गांव में रहते हैं, उनके लिए भी एक कवर होना चाहिए। जो सबसे सारे देश का अन्नदाता है, बिल्कुल, उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज क्यों नहीं? आप बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों के आधे आधे बिल माफ कर रहे हो, क्या आप गरीब लोग जो हैं उनको कोई सहायता नहीं करोगे? जो शहरों के अंदर जिनकी दुकान बेचारों की किराए की है, वो किराया कहाँ से भरेंगे? बिल्कुल, आम आदमी जो घर में बैठा है वो बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकता, वो बिजली का बिल अपने घर का कहाँ से देगा? रही मंडी की बात, टोटली फेलुअर है। अभी ये बरसात एक दिन होके रुकी, अगर एक दिन और बरसात हो जाती तो जुलूस निकल जाना था। और उठान अब भी नहीं हो रहा। मैं परसों पसंद गया था, हैफर्ड ने तो जितनी सबसे ज्यादा माल खरीदा हैफर्ड ने, लेकिन उठान था उसका 10% 12%। वेयर हाउस के पास थोड़ा माल भी कम है, लेकिन वेयर हाउस का काम जो है थोड़ा अच्छा था। फूड सप्लाई वाले का भी 100 था। लेकिन ये सिस्टम खराब किसने किया? मेरे हिसाब से सरकार ने जो ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम और ऊपर नीचे करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि अब कोरोना महामारी के दबाव में किसान की नसबंदी कर दो, क्योंकि किसान रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे थे। आड़तियों के साथ सरकार का झगड़ा चल रहा था ई पेमेंट, ई परचेज के ऊपर। तो वो सारी बातें जो थी वो घुमा के इन्होंने तो मतलब सैनिटाइजेशन करने की बजाय स्टरलाइजेशन करने का काम ज्यादा किया। इससे मैं कतई सहमत नहीं हूं और टोटल अव्यवस्था हुई है। और किसान का, उससे थोड़े दिन पहले बरसात हुई थी, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि इस बार पिछली बार से 20% से ज्यादा झाड़ कम है फसल का, दाना हल्का हो गया। जहां पे 60 मन गेहूं निकलती थी वहां 40 से 45 मन निकलती। ऐसी हालत है, मतलब 20% से ऊपर कमी है। तो फिर इसके बावजूद भी अगर आप अनाज है नहीं आपके पास तो गरीबों को कहां से दोगे? आप एक तरफ तो कहते हो कि ये 4 महीने और चलेगा, और मेरे ख्याल लगता है सरकार देना भी नहीं चाहती किसी गरीब को। मैंने तो एक लिस्ट दी थी जहां कुछ माइनॉरिटी
कम्युनिटी के लोग थे, उनमें 8 विडो भी हैं। और मैं 1 हफ्ता पहले लिस्ट भेजी थी, कल भी बात की, वो उनसे बात भी होगी, सारा कुछ हो गया। अभी आपके आने से 15 मिनट पहले मैंने उनसे बात की भी, आपको राशन मिला? तो अभी तक तो नहीं मिला। पता नहीं किसको राशन दे रहे, दे तो रहे होंगे। अगर फोटो फाटो आती हैं तो कुछ ना कुछ होती हैं। मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं कि सरकार जो है इस कोरोना महामारी का नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक कोरोना की समस्या को देखते हुए ये कहा गया था कि 3 महीने तक ईएमआई जो है वो नहीं कटेगी। क्या लगता है आपको कि अगर वो नहीं कटती, वैसे तो कट रही है, बहुत से लोगों की जो ईएमआई है वो कट रही है, लोगों को फोन आ रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा कम है, आप उसमें पैसा डाल लीजिए, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। किस तरीके से देखते हैं आप इसको, अगर वो कटे या ना कटे, दोनों सूरत में? देखो, इस सरकार का 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6वां साल चल रहा है। कोई बात एक मेरे को आप बता दो, ऊपर की सरकार हो चाहे नीचे की सरकार हो, कोई इन्होंने आज तक सच बोला? ये लोगों को गुमराह करते हैं। अगर आपने 3 किस्तें नहीं दी तो उस पे लाखों रुपए का आपको जुर्माना और ब्याज लग जाएगी। तो फिर क्या फायदा वो आगे करने का? अगर आपने 3 किस्तें आगे करनी है तो उसमें गैप होना चाहिए था। भी ये 3 महीने जो है वो एज इट इज उसमें पहले की तरह रहेगा काम, वो नहीं किया इन्होंने। लोगों को इस बात की समझ नहीं है, फंस गए। मैं खुद, मेरा अपना घर है, मैं इसकी किस्त देता हूं। जब मेरे को इस बात का पता लगा, मैंने बैंक में फोन किया, मैंने उसी टाइम किस्त दी। लेकिन हर आदमी की व्यवस्था नहीं है किस्त देने की। मैं ये जानना चाहूंगा, कर्मचारियों पर जो है, कर्मचारी नाराज हैं, उसकी वजह यह है कि डीए नहीं मिलेगा जुलाई 2021 तक। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से? एक सरकार ने स्टूडेंट्स को 5 रुपए प्रति बच्चा देने के लिए कहा है कि वो उनको देना चाहिए। किसान से अनाज का प्रति क्विंटल कुछ केजी जो है 5 किलो लेने की बात कही है। इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? सरकार पैसा क्यों मांग रही है? डिजास्टर मैनेजमेंट फंड तो होता ही है सरकार के पास। मैंने तो पहले आपको बता दिया, सरकार अपने पास से कुछ करना नहीं चाहती। और मैंने कहा भी ये तो सरकार तो मतलब जैसे भीख मांगते हैं ना, ऐसे मांगने पे लगी हुई है। जिन बच्चों की आप कह रहे हो कि स्कूल वाले फीस ना लो, उन्हीं से आप 5-5 रुपये मांग रहे हो। और स्कूल वाले फीस की मांग भी कर रहे हैं कि फीस दो। और स्कूल वाले तो किसी कीमत पे फीस नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन पेपर आएंगे ना, एग्जाम से पहले जब रोल नंबर लेने जाएंगे, उससे पहले चिट्ठा दे देंगे और मजबूरी में देंगे। उस टाइम तक सरकार भी भूल जाएगी, सब भूल जाएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। ये सारा जो है किसान को क्यों करें? अगर ये पॉलिसी मेरे को लागू करनी हो, और मैं सुझाव देता हूं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि अगर आप 1 किलो से 5 किलो दाने लेने आपने, तो आप हर गांव के लोगों को ये अपील करो कि आप अपने गांव में ही एक राशन का एक ग्रुप बना लो, पंचायत के माध्यम से या आपस में कोई कमेटी बना के, कि आपके गांव में कोई भूखा ना रहे। इतना इंतजाम गांव के लोग पहले भी करते हैं। ये दाने किसके लिए मांग रहे हैं? किसको राशन दे रहे हैं? यहां तो सिस्टम ही उल्टा है। जहां जिसकी चलती है उसकी तो बसें वहां प्रवासियों को लेने चली जाती है, जिसकी नहीं चलती उसको ये जाने नहीं देते। यहाँ तो स्टेट देख रही जाती है इसमें कौन सी पार्टी की सरकार है, इसमें कौन सी की सरकार है। इन जब तक ये गंदगी दिमाग से नहीं निकलेगी तो कोरोना महामारी से हम कैसे लड़ेंगे? चलिए, आपने सरकार से काफी शिकायतें कर ली, प्रशासन से भी कम शिकायतें आपकी। विपक्ष क्या कर रहा है इस कोरोना की लड़ाई में? विपक्ष हर पार्टी कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा की अगर बात करें, क्या कुछ कदम उठाए गए? नहीं, यहाँ कदम उठाने की तो बात होती है। देखो, आदमी की अकल भी और सारा काम जो है सत्ता के साथ चलता है। मैंने आपको बता दिया, मैं कदम क्या उठाएं, मारे से तो अगले बात ही नहीं करते। कोई एजेंडा आप लोगों ने रखा होगा कांग्रेस की? आपने कोई इसका विरोध नहीं करना, लेकिन मैंने आपको बता दिया, हमने देश हित में देश के साथ हैं। बीजेपी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे से कोई सलाह लेना नहीं चाहते, हमारे से प्रशासन बात नहीं करता, उनके दबाव में नहीं करता। तो प्रशासन के जो अधिकारी गलत कर रहे हैं, ये बात मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने इस कोरोना का मिसयूज किया है, अपने बच्चों को साथ लेके इसमें घूमी है, वो बच्चे किसके हैं? अगर उन बच्चों को कोरोना हो जाए तो देश का नुकसान नहीं है? बिल्कुल।
उन अफसरों के खिलाफ 188 में जो लोग ये महामारी एक्ट के तहत है उसके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब तक आप गरीब आदमी को तो आप कोई आटा, जैसे डिपो में आटा मिलता है तो गंदा आटा मिलता है, ये मैं भी कह रहा हूं। मेरी एक मंत्री से बात हुई, मौजूदा मंत्री से हरियाणा सरकार में, वो भी इस बात से सहमत था कि आटा जो सप्लाई हो रहा है गंदा हो रहा है, उसको जानवर भी नहीं खाते। नाम नहीं बताना चाहेंगे मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर है, मेरे को उसने फोन किया, शायद उसकी ड्यूटी लगी होगी कि आप एमएलए से बात करो, रिपोर्ट लो, और पॉजिटिवली उसने माना और उसने मुख्यमंत्री को शायद रिपोर्ट भी दी होगी। उसने कहा, बल्कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई तो अगर मैं उस बातचीत के माध्यम से ही थोड़ी बात कहूं तो मुख्यमंत्री की सोच मेरे को पॉजिटिव लगी। लेकिन मेरे को लगता है कि नीचे का जो सिस्टम है वो मुख्यमंत्री के भी हाथ में नहीं है। जो पार्टी, क्योंकि पार्टी तो आरएसएस चलाती है, इनका तो सिस्टम वहां से चलता है। वो नहीं चाहते कि नीचे कोई जो विपक्ष का आदमी हमारे साथ मिलके चले, लेकिन हम देश हित में, देश के लिए, क्योंकि हमारा देश है ये बीजेपी का देश नहीं है कल्ली का, मतलब गलतफहमी सबका है, वो आपका भी सबका है, हर पार्टी। तो इसलिए हम कोरोना महामारी में इसके साथ हैं। लेकिन जो जाति करेगा, जो अफसर गलती कर रहे हैं, उनके खिलाफ 188 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए महामारी एक्ट के तहत। जो ये रूल चल रहा है ये भी बहुत जरूरी है, तभी लोगों को अकल आएगी कि ये जो महामारी की तहत पावर मिली है ना, वो मिस यूज के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। बिल्कुल। और मैं अपनी बात बताता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ये चीज दूं। मेरा जैसे कर्मचारियों की बात है, आप उनको डीए नहीं दोगे, पेंशन वालों को डीए नहीं दोगे, और उनसे कुछ हिस्सा आप लोगे, तो मैंने उसमें सुझाव दिया कि जो एमएलए और एमपी हैं वो बहुत ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ से ऊपर के मालिक है ना, उनकी 50% तनख्वाह काट लो। जैसे हमारी 1 महीने की तनख्वाह तो पूरी काट ली, हमने दी है इच्छा से, कोई सरकार ने जबरदस्ती नहीं काटी, पार्टी का आदेश था, बिल्कुल हमने दे दी। आगे वो कहते हैं कि हम 30% काटे, मैं कहता हूं आप 50% काटो उनकी, लेकिन जिन आदमियों की पेंशन पे ही गुजारा करना है, जो एक परिवार है, आदमी रिटायर हो गया, उसका कोई बिजनेस नहीं है, मान लो 2 बुजुर्ग है, मियाँ बीबी हो, कम से कम भी उनके पास अगर 25-30 हजार रुपये पेंशन के आते हैं और उनके आप पैसे काट लोगे, समस्या होगी, तो समस्या है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ बड़े बड़े लोगों से पैसे लो, कुछ अपनी जेब से भी दे दो, और इनको भी हिसाब देना चाहिए भी पैसे इन्होंने कितने दिए। सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, इतने लोगों के पास पैसे हैं, बीजेपी और आरएसएस पार्टियों के जो पार्टियां बड़ी बड़ी, इनका सरकार को चेक कर लेना चाहिए भाई इनके खाते में कितने कैसे पैसे हैं, उनमें से 50% काट लेने चाहिए सारे। बीजेपी इसलिए नहीं बोलती क्योंकि सबसे ज्यादा ठगी करके पैसे बीजेपी ने बनाए। बीजेपी पे 6 साल पहले कोई पैसा नहीं था, और अब तो इन्होंने 50 दफ्तर ही बना दिए, 5 स्टार 7 स्टार। तो इनके खाते में जो पैसे हैं वो क्यों नहीं निकालती बाहर? पीएम केयर बनाया, वो भी इंडिपेंडेंट क्यों, आरटीआई से बाहर क्यों, सीएजी से बाहर क्यों? उसकी जो बेसिक मतलब जो उसकी फाउंडेशन है वही बेईमानी पे तकती है, दिखाई तो ऐसे देती है। बिल्कुल, काफी हमने बातें की। आखिरी में आप सरकार को, प्रशासन को, लोगों को क्या सुझाव और संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं लोगों से तो ये कहूंगा कि ये जो महामारी के अंदर लॉकडाउन है ये लोगों के हित में है, देश के हित में है, और मैक्सिमम इसका पालन करना चाहिए। आज किसान की वजह से, इस वजह से लॉकडाउन जो है उसकी पूरी वो नहीं हो रही, उसका कारण है कि फसल का टाइम है। तो लेकिन सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे हुए जो अफसर हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है, हो सकता है मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, जो मैंने बात की उसके मैं आधार पे कह रहा हूं, लेकिन अफसरों के अंदर गड़बड़ है। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ खराब हैं, और जो अच्छे हैं वो इस दबाव में है कि अब इन खराब वालों को बचाया कैसे जाए। मेरे हिसाब से किसी को बचाना नहीं चाहिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अफसर भी पब्लिक सर्वेंट हैं, वो उनको पब्लिक सर्वेंट समझ के अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। एक का बात और कहना चाहता हूं,
इन्होंने जो गरीब आदमी हैं, जो सफाई कर्मचारी, जो होम गार्ड वाले हैं, जो बिजली वाले दिन रात घूम रहे हैं गांव गांव में जी, जो पैरामेडिकल वाले हैं, उनको एप्रिसिएशन लेटर नहीं दिया, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको एप्रिसिएशन लेटर दे दिया। मैं कहता हूँ बड़े अधिकारियों को तो बाद में देना चाहिए, पहले तो उनके पैर धो धो के पीने चाहिए जो इनकी सब गंदगी उठा रहे हैं। बिल्कुल। उनको क्यों नहीं याद किया? अगर एप्रिसिएशन लेटर देना है, कल को प्रमोशन चाहिए, और वो गरीब तो है डेली वेज पे या डीसी रेट पे। आउटसोर्सिंग जो है आज उसका पता लगा, जो अब सरकारी पक्के नौकर हैं उनको तो एप्रिसिएशन भी और प्रमोशन भी मिलेगी, उन गरीबों को तो कुछ भी नहीं मिलना, वो तो वहीं के वहीं उनको पक्का ही कर दो। अगर सफाई कर्मचारियों को आज पक्का कर दो, जिन्होंने कोरोना में आपका सारी गंदगी उठाई, अगर उनको कोरोना हो गया तो उनके बच्चे और उनकी जिंदगी भी तो उतनी ही कीमती है जितनी हमारी है। चलिए शमशेर गोगी जी, आपने बेबाक तरीके से अपनी जो भी मन की बातें थी वो हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत पंजाब केसरी चैनल का। जय हिंद, जय भारत। तो शमशेर सिंह गोगी, इन्होंने हमारे साथ बात की, अफसरों से, प्रशासन से थोड़े से नाराज दिखे। सरकार के मुख्यमंत्री की नीयत पर उनको कोई शक नहीं है, लेकिन कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी जो दिल की बात थी वो रखी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।